हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। मैं हूं मनप्रीत एंड आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ अपनी कनाडा पीआर की जर्नी एंड एक्सपीरियंस शेयर किया है एंड उसमें मैंने ये भी बताया कि मैं जो कनाडा है वो यूएस से मूव हूँ एंड आई एम श्योर आप लोग भी इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए कि मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। सो आई थॉट कि आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर दोज फैक्टर्स कि मैंने कनाडा क्यों चूज किया ओवर यूएस एंड इन जनरल विल डिस्कस सम की डिफरेंसेस बिटवीन यूएसए एंड कनाडा, ताकि जब आप लोग कंट्री डिसाइड कर रहे हो बिटवीन कनाडा एंड यूएस एंड यू आर डिसाइडिंग कि कहां सेटल होना है, दीज फैक्टर्स एंड दीज पॉइंट्स कैन हेल्प यू मेक दैट डिसीजन। कुछ फैक्टर्स आपको कनाडा के अच्छे लगेंगे या शायद कुछ फैक्टर्स आपको यूएस के अच्छे लगेंगे, बट इन दी एंड हमें एज अ होल सोचना होता है कि सारे फैक्टर्स वेइन करने के बाद विच कंट्री इज बेटर फॉर अस एंड ऑल दिस इज बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मतलब आपका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, बट हियर आई एम ओनली शेयरिंग माई ओपिनियन। सबसे पहला डिफरेंस है ग्रीन कार्ड वर्सेस परमानेंट रेजिडेंट, मतलब यूएस में जीसी की टाइमलाइन वर्सेस कनाडा में पीआर की टाइमलाइन, दोनों को आने में कितना टाइम लगता है। तो लेट्स स्टार्ट विद ग्रीन कार्ड फर्स्ट। अब ग्रीन कार्ड अप्लाई करने के लिए यू हैव टू कम टू यूएस ऑन अ वर्क परमिट फर्स्ट। ये जो हम पाथ है, जो हम ऑप्शन डिस्कस कर रहे हैं, वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि आप जॉब के लिए पहले यूएस आए एंड देन यू वांट टू फाइल योर जीसी, और मे बी आप पढ़ने पहले आए थे यूएस एंड देन यू वर्किंग इन यूएस एंड देन यू वांट टू फाइल योर जीसी। तो यार हम जॉब के थ्रू जो जीसी का पाथ है वो वाला डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको पहले यूएस आना होगा ऑन अ वर्क परमिट, लेट्स से H1B। एंड अब होता क्या है कि अगर आप H1B पे काम कर रहे हैं यूएस में, तो यू आर डिपेंडेंट ऑन योर एम्प्लॉयर कि आपका एम्प्लॉयर आपके लिए जीसी फाइल करता है या नहीं। तो लेट्स से अगर आपका एम्प्लॉयर मान गया कि चलो आपका जीसी हम फाइल कर देते हैं एंड वो मानता है कि आपका जो जीसी है वो EB2 कैटेगरी में फाइल करेगा। यहाँ पे कैटेगरीज होती हैं EB1, EB2, EB3, विल नॉट गो इनटू डिटेल, बट H1B का क्या होता है, मोस्ट प्रॉब्ली EB2 में लाई करता है। तो लेट्स से आपका जो एम्प्लॉयर है वो मान गया कि आपका EB2 कैटेगरी में जीसी फाइल कर देता है। अब जीसी फाइल करना एक चीज है एंड जीसी हाथ में आना अलग चीज है। मतलब आपका ऑलमोस्ट 15 से 20 साल का वेट टाइम है जीसी हाथ में आने में, एंड दिस टाइमलाइन इज एज पर टुडे। मतलब कल को कोई रूल बदल जाए तो डेफिनेटली हम कुछ कर नहीं सकते, बट आज के हिसाब से आपके 15 से 20 साल कहीं नहीं गए। एंड जब तक आपका जीसी अप्रूव होकर नहीं आता, आप वीजा पे ही रहते हैं एंड आपको बार बार वीजा एक्सटेंशन लेना होता है। आई थिंक 3-3 साल का वीजा मिल जाता है आपको। तो जब तक आपका जीसी अप्रूव होकर नहीं आता, आपको बार बार अपना जो वीजा है वो रिन्यू कराना पड़ता है। वर्सेस कनाडा, जहां पे पीआर अप्लाई करने के मल्टीपल ऑप्शन है। यू कैन अप्लाई फॉर कनाडा पीआर फ्रॉम आउटसाइड कनाडा, you can apply for PR if you're working in Canada on a work permit, या अगर आप कनाडा आए थे as a student and now you're working somewhere, you can apply for Canada PR as well। तो किसी भी केस के थ्रू अगर आप कनाडा PR अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अगर आपके पॉइंट्स इनफ हैं तो आपको ITM मिल सकता है। एंड इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस जो टाइमलाइन है पीआर की आपके हाथ आने में इज अंडर 1 ईयर। मतलब जो इनका स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम है वो है 6 मंथ्स, बट आजकल ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कोविड सारी टाइमलाइन हिली हुई है, तो ऑब्वियसली देयर इज नथिंग वी कैन डू। बट मेजॉरिटी केस की बात करें एंड अगर हम लोग कोविड को कंसिडर ना करें टाइमलाइन में, तो आपको अंडर 1 ईयर या मैक्सिमम 1 ईयर में आपकी कनाडा पीआर आ सकती है, वर्सेस यूएस जहां पे 15 से 20 साल लग सकते हैं जीसी हाथ में आने में। In our case, we thought it doesn't make sense to wait this long and we thought Canada had the advantage of time here. अगला जो की डिफरेंस था वो था हमारे पेरेंट्स। मतलब यूएस में क्या होता है कि आपके पेरेंट्स आपसे आ सकते हैं मिलने ऑन अ टूरिस्ट वीजा, बट वो मैक्सिमम 6 मंथ्स ही रह सकते हैं एट अ स्ट्रेच। उसके बाद आप उनको वापस इंडिया जाना पड़ता है। बैक टू बैक वो यूएस विजिट करते हैं तो इमिग्रेशन वाले ये भी क्वेश्चन करते हैं कि वो बार बार विजिट क्यों कर रहे हैं यूएस। एंड यूएस में जब तक आप सिटीजन नहीं बनते आप अपने पेरेंट्स को स्पॉन्सर नहीं कर सकते। मैंने बताया कि जीसी आने में 15 से 20 साल लग जाएंगे, तो सिटीजनशिप की तो हम बात भी अगले पॉइंट में करेंगे। वर्सेस कनाडा जहां पे ऑप्शंस मल्टीपल है पेरेंट्स के लिए। ऑप्शन 1 इज कि वो टूरिस्ट वीजा पे आके 6 मंथ्स रह सकते हैं। ऑप्शन 2 है यहाँ पे सुपर वीजा, आप अपने पेरेंट्स का सुपर वीजा फाइल कर सकते हैं एंड वो एट अ स्ट्रेच 2 इयर्स आपके साथ रह सकते हैं। उन्हें कोई कंट्री से बाहर एग्जिट आउट एंड दोबारा एंट्री करने लेने की कोई जरूरत नहीं है। एंड ऑप्शन 3 इज कि आप एक बार अगर कनाडा पीआर आपकी लग जाती है एंड आप परमानेंट रेजिडेंट बन जाते हैं यहाँ पे, 3 साल के बाद यू कैन फाइल देयर पीआर। मतलब यहाँ पे थोड़ा लॉटरी सिस्टम चलता है, बट एटलीस्ट ऑप्शन अवेलेबल है अपने पेरेंट्स की पीआर फाइल करने का। एंड ये फैक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज धीरे धीरे पेरेंट्स की भी एज बढ़ रही है एंड वी वांट कि वो हमारे साथ आके रहें। वो यूएस में कोई सीन लग नहीं रहा था एंड कनाडा जनरली भी हमें ना थोड़ा पेरेंट फ्रेंडली लगी। ऐसा नहीं कि यूएस नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ी जो हमारी फीलिंग है थोड़ी बेटर लगी पेरेंट्स के लिए। एंड कनाडा अगेन हैड द एडवांटेज हियर कि पेरेंट्स यहाँ पे आके आपके साथ आराम से रह सकते हैं। जो अगला पॉइंट है वो भी हमें काफी इंपॉर्टेंट लगा, एटलीस्ट हमारे केस में, वो था सेटलिंग इन अ कंट्री और बाइंग अ हाउस। मतलब वैसे तो आप यूएस में अगर रह रहे हैं
यू आर ऑन अ वैलिड वर्क परमिट, H1B पे अगर हैं, वीजा आपका एक्सटेंड होता रहता है। बट आई हैव सीन सो मेनी केसेस जहां पे वीजा रिजेक्ट भी हो जाता है। एंड जब वीजा रिजेक्ट होता है तो आपको इमीडिएटली कंट्री छोड़ के जाना पड़ता है। अगर आप इंडिया से आए तो आपको इंडिया वापस जाना पड़ेगा विद इन फ्यू डेज। अब इससे क्या होता है, लोगों का जो लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव होता है ना, लॉन्ग टर्म कोई गारंटी नहीं होती। वीजा कब तक एक्सटेंड होता रहेगा, लोगों के दिमाग में एक डाउट सा रहता है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे तो आपकी कंपनी अगर अच्छी है तो आपका वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस नहीं होते, बट स्टिल आई हैव सीन रिसेंटली बहुत वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं यूएस में। अब इस डर से काफी लोग जो होता है ना कि इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते किसी चीज में। मतलब अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, इवन बाइंग एन एक्सपेंसिव थिंग इन द हाउस, लोग सोचते हैं कि करें कि ना करें, कि बाई चांस अगर जाना पड़ गया तो उस चीज का क्या करेंगे। अगर महंगी गाड़ी ले ली एंड बाई चांस अगर वीजा रिजेक्ट हो गया तो उस चीज का क्या करेंगे। तो हर चीज में ना आप सोचते हैं कि वीजा रिजेक्ट हो गया, वीजा एक्सटेंड होगा नहीं होगा, तो लॉन्ग टर्म कभी आप सेटल नहीं हो पाते। आपकी जो सेंस ऑफ जो सेटलिंग वाली चीज होती है ना, वो फील कभी आती नहीं है। एंड इस चक्कर में आप घर भी नहीं ले पाते, चाहे आप इतने सालों से यूएस में रह रहे हो एंड आप अच्छा कमा भी रहो, पैसा इज नॉट द प्रॉब्लम, बट फिर भी क्या होता है, घर लेने में थोड़ा डर लगता है। आई एम नॉट सेइंग कि कोई घर नहीं खरीदता वहां पे, बट स्टिल मेजोरिटी लोगों को ना थोड़ा सा डर लगता है कि हम घर खरीदें कि ना खरीदें, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। वर्सेस इन कनाडा, देखो ऑब्वियसली यू आर अ परमानेंट रेजिडेंट हियर, यू आर अ परमानेंट रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, आपको वीजा की कोई टेंशन तो है नहीं। इफ यू कम हियर, ठीक है, एंड इफ यू हैव अ डिसेंट जॉब, यू कैन थिंक अबाउट बाइंग अ हाउस, बाइंग एक्सपेंसिव थिंग फॉर द हाउस, बिकॉज आपको पता है कि जो भी चीजें हैं यू विल थिंक फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू कि ठीक है ले लेते हैं, महंगी आ गई ले लेते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं, महंगी गाड़ी ले सकते हैं, बिकॉज यू नो यू विल स्टे इन दिस कंट्री एंड यू विल बी यूजिंग इट फॉर 10 years, 5 years, 15 years, whatever. And in our case, we really wanted to settle somewhere. We wanted to buy a house and call it a home. तो हमें यूएस में वो इतने कॉन्फिडेंस आया नहीं प्रॉपर्टी खरीदने का बिकॉज ऑफ वीजा इश्यूज। सो कनाडा में हमें चीजें सीधी सीधी दिख रही थी। सो कनाडा अगेन हैड द एडवांटेज हियर, एंड ऑब्वियसली ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे लिए कनाडा मूव होने के लिए। अगला डिफरेंस था सिटीजनशिप। अब यूएस में जैसे कि मैंने बताया कि जीसी को अप्रूव होने में 15 से 20 साल लग जाते हैं इफ यू आर कमिंग ऑन H1B। तो अगर आप EB2 के रास्ते से जाते हैं तो जीसी आने में 15 से 20 साल लग जाते हैं, एंड उसके बाद आपको 4 to 5 years रहना होता है ऑन जीसी बिफोर यू कैन अप्लाई फॉर योर सिटीजनशिप इन यूएस। तो मतलब देखा जाए तो पूरी टाइमलाइन मतलब 25 साल लग जाएंगे आपकी सिटीजनशिप को अप्रूव होने में, यूएस का पासपोर्ट हाथ में आने में 25 साल लग जाएंगे। वर्सेस इन कनाडा जहां पे अंडर 1 year या इन 1 year आपकी पीआर अप्रूव होकर आ सकती है, एंड वंस यू आर परमानेंट रेजिडेंट आपको 3 साल रहना होता है कनाडा में पीआर स्टेटस पे। उसके बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर कैनेडियन सिटीजनशिप, एंड जो सिटीजनशिप है वो 1 से 1.5 साल में अप्रूव होकर आ जाती है, आपका पासपोर्ट हाथ में आ जाता है। तो अगर हम टाइमलाइन कंपेयर करें यूएस की वर्सेस कनाडा तो बहुत डिफरेंस है। मतलब कनाडा की तो सिटीजनशिप यूं आ जाती है, एंड कैनेडियन पासपोर्ट इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब आपको कितनी कंट्रीज में वीजा की जरूरत नहीं है, आपको ऑन अराइवल मिल जाता है वीजा। जैसे आपको यूरोप जाना है या आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है या यूएस जाना है, यू डोंट नीड वीजा, आपको पासपोर्ट की वैल्यू पे ही ऑन अराइवल वीजा मिल जाता है। तो काफी स्ट्रॉन्ग एंड काफी वैल्यूबल है कैनेडियन पासपोर्ट भी, एंड दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस वी थॉट कि कनाडा में सिटीजनशिप जल्दी मिल जाएगी। नाउ अब देखा जाए अभी तक हम लोगों ने जितने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं काफी सेंसिबल हैं। मतलब जीसी हो गया, पीआर, सिटीजनशिप, बाइंग अ हाउस, बट इससे भी ऊपर एक जो चीज आती है वो है खाना, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज फूड। मतलब हम लोग यूएस में ईस्ट कोस्ट में रहते थे क्लोज टू बॉस्टन, एंड कनाडा में हम लोग रहते हैं ओंटारियो में इन जीटीए। तो आपको बता सकता हूं कि जो जीटीए का खाना है मतलब वो यहाँ है, एंड ईस्ट कोस्ट यूएस का खाना यहाँ है। लाइक देयर इज नो कंपैरिजन। आई हैव हर्ड कि कैलिफोर्निया में भी इंडियन खाना अच्छा मिलता है। अब मतलब मैंने इतना ट्राई नहीं किया तो आई विल नॉट कमेंट ऑन इट, बट मैं काफी स्टेट्स में गया हूँ यूएस में, काफी घुमा हूं, एंड इंडियन खाना इज नॉट दैट ग्रेट। मतलब काफी हाइप्ड है। मतलब आई विल टेल यू माय ओन एक्सपीरियंस। मतलब हम लोग जहां रहते थे तो वी यूज्ड टू ट्रैवल 30 मिनट, 40-45 मिनट टू ट्राई आउट अ न्यू रेस्टोरेंट, ठीक है, एंड वहां पे जाके भी इतना कोई अच्छा खाना होता नहीं था। इन जीटीए इन कनाडा मतलब अगर मैं अपने घर के पास कोई इंडियन रेस्टोरेंट सर्च करता हूँ तो 15 से 20 मिल जाते हैं, एंड सारे टॉप क्लास हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये अच्छा है वो बुरा है, सबका खाना बहुत ही बढ़िया है। ऑब्वियसली देखो सारे अपने इंडियन भाई, अपने पंजाबी भाई यहाँ पे आए हुए हैं, सारे शेफ बने हुए हैं, तो जो अपने दिल्ली वाली टेस्ट जो होता है ना वो यहाँ पे बहुत प्यार से मिल जाता है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है खाने का। एंड प्राइस वाइज भी इट इज मोर अफोर्डेबल इन कनाडा। मतलब आई गिव यू स्मॉल एग्जांपल। हम लोग जब यूएस में किसी रेस्टोरेंट में जाते थे, राइट, एंड इफ यू वांट टू ट्राई आउट समोसा, ठीक है, तो $5 से $6 की प्लेट होती है जिसमें 2 समोसे मिलते थे, एंड वो समोसे भी फ्रेश नहीं होते थे। सुबह उन लोगों ने हो सकता है फ्राई किए हो, अगर आप रात को गए हो तो आपको वही सेम चीज मिलेगी। वर्सेज इन कनाडा, अगर आप कनाडा जा रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो आपको मैक्सिमम $1.5 से $2 के मिल जाएंगे समोसे, एंड वो एकदम फ्रेश बन के आएंगे।
एंड अगर आप किसी स्वीट शॉप पे भी जाते हैं, यहाँ पे जो हलवाई होता है इंडिया वाला, यहाँ पे सेम दुकानें हैं, इफ यू गो देयर तो आपको $1 में 3 समोसे मिल जाते हैं। लिटरली अंकल पीछे फ्रेश बना के आपको दे रहे होते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग देयर इज नो कंपैरिजन। प्लस इन कनाडा, इन GTA, यहाँ पे जो फूड है वो इतना डाइवर्स है। मतलब आपको पोर्चुगीज हो गया, आपको मेडिटेरेनियन फूड हो गया, आपका इटालियन हो गया, सब खाना इतना टेस्टी है। मैक्सिकन हो गया, इतनी वैरायटी मिलती है। तो ऐसा नहीं आपको सिर्फ इंडियन खाना ही खाना है, सारी तरह का खाना यहाँ मिलता है। सारा खाना बहुत ही अच्छा है। So this was again one of the important factors because मैं and मेरी वाइफ दोनों फूडी हैं and we love food so much and this was really important for us कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ खाना तो एकदम टॉप क्लास मिलना चाहिए टेस्ट वाइज। तो देखा जाए हम लोगों ने अभी तक जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं वो कनाडा के फेवर में हैं। और भी डिफरेंसेस हैं जहां पे आपको लगेगा कि यूएस इज बेटर देन कनाडा। तो पहला डिफरेंस है जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड कॉम्पनसेशन। तो अब कनाडा में क्या है, कुछ ही सिटीज फेमस है, जैसे कि आपका टोरंटो हो गया, वैंकूवर हो गया, मॉन्ट्रियल हो गया। तो अगर आप कनाडा आ रहे हैं, लेट्स से अगर हम आईटी फील्ड की बात करते हैं, तो इन्हीं शहरों में जो जॉब्स हैं अवेलेबल हैं, बाकी शहरों में इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि जॉब्स नहीं मिलेंगी, बट इन सिटीज में चांसेस है आपको जॉब्स आराम से मिल जाए। बाकी सिटीज में यू विल हैव टू स्ट्रगल। ओके, कंपेयर टू यूएस जहां पे ऑलमोस्ट 50+ स्टेट्स हैं। मतलब उनका ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ लिमिटेड शहरों में ही जॉब्स मिलेंगी, उनके हर एक स्टेट में ऑलमोस्ट आईटी सेक्टर फैला हुआ है। चाहे आपका कैलिफोर्निया हो गया या टेक्सास हो गया या आपका ईस्ट कोस्ट में बॉस्टन वाला एरिया हो गया, आईटी जॉब्स हर जगह हैं। तो अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो यूएस में अपॉर्चुनिटीज बहुत बहुत ज्यादा है कंपेयर टू कनाडा। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें सैलरी की, मतलब जो सैलरी यूएस देता है, ठीक है, कनाडा उसके आसपास तक नहीं ऑफर करता। मतलब यूएस एंड कनाडा में सैलरीज का बहुत डिफरेंस है। लास्ट 3 years में आई सीन कि कनाडा की सैलरीज भी इंप्रूव हो रही हैं, बट दे आर नोवेयर नियर यूएस। तो मतलब देखा जाए तो यूएस में जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड सैलरीज बहुत अच्छी हैं कंपेयर टू कनाडा। अगला डिफरेंस इज डॉलर वैल्यू। जो आपका 1 USD है दैट इज इक्वल टू $1.30 कैनेडियन डॉलर्स। तो आप लोग सोच रहे होंगे यार इससे क्या फर्क पड़ता है, डॉलर तो डॉलर है, कैनेडियन है, यूएसडी क्या फर्क पड़ता है। इससे होता क्या है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं कनाडा में वो महंगे हो जाते हैं। मतलब इन सारे जो कंपनीज हैं, एप्पल हो गया, सोनी हो गया, मैकबुक हो गया, इस हिसाब से जो आपके एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, इनका जो प्राइस होता है वो यूएसडी के हिसाब से रखा जाता है। एंड बाकी जो सारी कंट्रीज हैं उनके प्राइस को कन्वर्ट करके बताते हैं कि उनकी लोकल करेंसी में वो कितने का पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेने जा रहे हैं एप्पल का आईफोन, ठीक है, वो आपको पड़ता है $1000 का, और लेट्स से आपकी सैलरी थी $5000। तो आपने सोचा कि 5000 की सैलरी में मुझे $1000 का फोन लेना है, ठीक है, 20% है। अब जब कनाडा मूव होते हैं, लेट्स से सैलरीज कम हो जाती हैं, आपकी 4000 कैनेडियन डॉलर्स हो जाती हैं, 4500, बट लेट्स से चलो चेंज नहीं भी होती, 5000 रख लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। वो जो सेम फोन है जो आपको $1000 का कॉस्ट हो रहा था यूएस में, यहाँ पे आपको 1300 कैनेडियन डॉलर्स का पड़ेगा, 1300 का। वहां 1000 की चीज यहाँ 1300 की पड़ेगी। तो आपकी जो बाइंग पावर है वो कम हो गई, ठीक है। वैसे बात करते हैं अगर आप मैकबुक लेने जा रहे हैं, जो 2000 का मैकबुक मिलता है यूएसडी में, यहाँ 2600-2700 का पड़ेगा। टीवी एक्सपेंसिव हो जाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम का बात है वो है गाड़ी। अगर आपको कोई गाड़ी पसंद आई, वो यूएस में मिलती थी 30,000 यूएसडी की फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे वो सेम गाड़ी पड़ेगी अप्रोक्सीमेटली क्लोज टू 40,000 कैनेडियन डॉलर्स। तो कितना डिफरेंस आ जाता है। ये जो मेजर डिफरेंस है ये है इलेक्ट्रॉनिक्स में। बाकी जो आपकी ग्रोसरी शॉपिंग होगी, बाकी चीजें होगी, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं। जैसे अगर आपको कॉफी पीनी है स्टारबक्स में, तो यूएस में जो स्टारबक्स की कॉफी है वो आएगी $4.5-5 की, और यहाँ पे भी $4.5-5 की मिलती है। ग्रोसरी शॉपिंग अगर आप यूएस में $100 का जितना सामान लेके आते हो, यहाँ पे भी अप्रोक्सीमेटली उतना ही लेके आओगे, प्लस माइनस 5% कुछ कर लो, बट मोटा मोटा आपको इतना डिफरेंस लगेगा नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स में काफी डिफरेंस लगता है, चीजें बहुत एक्सपेंसिव लगती है व्हेन यू मूव फ्रॉम यूएस टू कनाडा। अगर इंडिया से आ रहे हो मे बी यू नॉट फील द सेम वे, बट अगर जब आप यूएस से आ रहे हो तो आपको डिफरेंस लगेगा यार, काफी चीजें महंगी लगेंगी यहाँ पे। नेक्स्ट डिफरेंस इज टैक्सेस, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर इनकम टैक्स। वैसे तो इनकम टैक्स दे आर वेरी मच सिमिलर, बट लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है टैक्सेस को लेके, तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्स टैक्स, योर जीएसटी एंड एचएसटी। ऑन्टारियो में अगर मैं बात करूं, जहां पे हम लोग रहते हैं, काफी पॉपुलर प्रोविंस है, यहाँ पे फ्लैट 13% आपका टैक्स लगता है, सेल्स टैक्स ऑन मोस्टली एवरीथिंग यू बाय। मतलब जैसे अभी मैं आपको फोन का एग्जांपल दे रहा था, जो $1000 यूएसडी का फोन मिलता है यूएस में, यहाँ पे कन्वर्जन करने के बाद 1300 का पड़ रहा है। उसके ऊपर आपको लगता है 13% सेल्स टैक्स। मतलब ऑलमोस्ट जो फोन था वो 1000 से सीधा $1450 का हो गया। आप कोई भी चीज लो, टीवी लो, मैकबुक लो, इनफैक्ट गाड़ियां, कार्स जो आपकी 30,000 यूएसडी की 40 की पड़ रही थी, उस 40 के ऊपर आपका 13% सेल्स टैक्स भी लगेगा कंपेयर टू यूएस। जहां पे मैं ये नहीं कह रहा कि यूएस में सेल्स टैक्स नहीं है, काफी स्टेट्स में है, 6, 7, 8% है, कैलिफोर्निया में शायद 12-13% है,
बट यूएस में बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि टैक्स फ्री हैं, जहां पे कोई टैक्स नहीं लगता। तो यूएस में लोग क्या करते हैं, अगर आपके आसपास ऐसी कोई स्टेट है जो कि टैक्स फ्री है, तो दे गो टू दैट स्टेट, बाय वॉट एवर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दे वांट एंड कम होम। चाहे आपका लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, टीवी हो गया, फॉर एग्जाम्पल दे जस्ट बाय इट एंड दे कम होम। अगर आसपास ये ड्राइवेबल डिस्टेंस में अगर है तो लोग चले जाते हैं। कनाडा में ऐसा क्या है, कनाडा में अगर मैं बात करूं ब्रिटिश कोलंबिया, वहां पे 12% है, एल्बर्टा वहां पे 5% है, बट स्टिल जो पॉपुलर प्रोविंस है ओंटारियो, यहाँ पे 13% फ्लैट देना पड़ता है आपको। तो अगर इंडिया से आ रहे हैं मे बी आर ओके, बट व्हेन यू कमिंग फ्रॉम यूएस, हर चीज के ऊपर, खाने के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, यूएस में कपड़ों के ऊपर काफी स्टेट में टैक्स नहीं लगता, यहाँ कपड़ों पे भी लगता है। तो एवरीथिंग और एनीथिंग दैट यू बाय इन कनाडा, उस पर 13% आपको देना ही पड़ता है ऑलमोस्ट हर चीज पे। तो इफ पीपल आर मूविंग फ्रॉम यूएस, दे मे नॉट लाइक इट। ये की डिफरेंसेस है बिटवीन यूएस एंड कनाडा। कुछ चीजों में कनाडा बेटर है एंड कुछ चीजों में यूएस। हम लोगों ने भी डिटेल में रिसर्च की थी अबाउट ऑल दीज पॉइंट्स एंड वी न्यू दैट वी वांटेड टू सेटल समवेयर परमानेंटली विद आवर पेरेंट्स, सो वी मूव टू कनाडा। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद सिलेक्टिंग आइदर ऑफ देम। ठीक है, यूएस भी अच्छा है, कनाडा भी अच्छा है, कोई गलत डिसीजन है, कोई अच्छा डिसीजन नहीं है चीज को लेके। वी वांटेड टू मूव टू कनाडा बिकॉज वी वांटेड टू सेटल। ठीक है, अगर आप यूएस भी सिलेक्ट करते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। आई होप ये जो की डिफरेंसेस हैं बिटवीन यूएस एंड कनाडा मैं अच्छे से आपको समझा पाया हूं। इफ यू आर डिसाइडिंग टू मूव फ्रॉम यूएस टू कनाडा, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वीडियो आउट। यू कैन शेयर योर ओपिनियन, फीडबैक, कुछ भी चीज अच्छी लगी हो इन द कमेंट सेक्शन, या कुछ क्वेश्चंस हो, प्लीज डेफिनेटली एड इट टू द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू आंसर देम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करें एंड चैनल की सपोर्ट के लिए प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर गाइस।